दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बाल मनोविज्ञान की हम शुरुआत कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने बाल मनोविज्ञान के इतिहास के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? हमने बाल मनोविज्ञान के इतिहास की हमने कंप्लीटली चर्चा की थी। तो एक बार उसको मोटे तौर पर हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं और वहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने चर्चा की थी 17वीं शताब्दी की। किसकी? 17वीं शताब्दी की हमने बात की थी। उसके बाद में 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी की बात की हमने और 20वीं शताब्दी। इस टाइम पीरियड के अंतर्गत जो घटनाक्रम बाल मनोविज्ञान क्षेत्र में घटित हुआ था उसका एक एक करके कंप्लीटली हमने अध्ययन किया था। एक बार शॉर्ट रूप में उसको रिवाइज करते हैं। 17वीं शताब्दी में हुए थे कॉमेनियस। कौन हुए थे? कॉमेनियस। कॉमेनियस जिन्होंने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों की तरफ सर्वाधिक रूप से ध्यान आकर्षित करने का लोगों का प्रयास इन्होंने किया था। यानी विद्वानों की तरफ जो बच्चों की तरफ जो विद्वानों को ध्यान आकर्षित करने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था किसने किया था? कॉमेनियस ने किया था। जहां पर 17वीं शताब्दी से पहले कुछ भी नहीं था बाल मनोविज्ञान क्षेत्र में, बालकों के लिए बिल्कुल शून्य था, कुछ भी नहीं था। वहां पर कॉमेनियस ने आकर के स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, बालकों की स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने बल दिया और बालकों की तरफ इन्होंने सर्वाधिक व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित करने का इन्होंने प्रयास किया था। कब किया था इन्होंने? 17वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में है पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था और इनका जो अध्ययन था वो बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। इन्होंने अपने ही पुत्र जो अल्बर्ट था 3.5 वर्षीय पुत्र इनका, उसके ऊपर इन्होंने बायोग्राफी तैयार की थी। तो बाल मनोविज्ञान का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। और कब किया था? 18वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल। कौन हुए? स्टैनली हॉल हुए जिन्होंने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से योगदान दिया था। सबसे ज्यादा बाल मनोविज्ञान प्रभावित किया तो किसने किया था? स्टैनली हॉल ने किया था। अमेरिका में जो बाल अध्ययन आंदोलन चला था उसका सूत्रपात इन्होंने किया। इसके बाद में इसी आंदोलन के दौरान चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना इन्होंने की। पेडागोजिकल सेमिनार नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने करवाया, जिसके माध्यम से लोगों तक इन्होंने बाल विकास संबंधित लेखों का प्रचार प्रसार किया था। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान क्षेत्र में इन्होंने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया और इस विधि के माध्यम से बालकों की अभिवृत्ति और अभिरुचि का इन्होंने अध्ययन किया था। बालक के विकास की कंप्लीटली सभी अवस्थाओं का इन्होंने क्रमबद्ध रूप से इन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए बाल मनोविज्ञान का पितामह इनको कहा जाता है। तो सर्वाधिक जो योगदान अगर रहा है बाल मनोविज्ञान क्षेत्र में तो वो रहा है स्टैनली हॉल का, इसीलिए इनको बाल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में हुए क्रो एंड क्रो। कौन हुए? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। और क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को क्या कहा था? बच्चों की शताब्दी कहा था। क्या कहा था इन्होंने? 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी इन्होंने कहा था। तो ये तो एक सिंपली चर्चा हमने की है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बाल मनोविज्ञान का इतिहास, उसके संदर्भ में। अगर आपने वो क्लास अगर अटेंड नहीं किया तो एक बार उस क्लास में जाकर के बाल मनोविज्ञान का कंप्लीटली हमने इतिहास पढ़ा था, एक एक करके कंप्लीटली संपूर्ण इतिहास हमने पढ़ा था। तो उसको आप एक बार देख सकते हैं वहां पर जाकर के। और आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों बाल मनोविज्ञान को वर्तमान में बाल विकास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाल विकास के नाम से जाना जाता है। बाल का यहां पर तात्पर्य बालक से है। किससे? बालक। और विकास का मतलब परिवर्तन। विकास का मतलब परिवर्तन, यानी बालक में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। चाहे वो परिवर्तन शारीरिक पक्ष से संबंधित हो, चाहे वो परिवर्तन मानसिक पक्ष से संबंधित हो, चाहे वो संवेगात्मक पक्ष से संबंधित हो, चाहे फिर वो सामाजिक पक्ष से संबंधित हो, यानी सभी पक्षों से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं बालक के अंतर्गत, उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन कहां से कहां तक? गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक। गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक। गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक बालक में जितने भी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक पक्ष से संबंधित, मानसिक पक्ष से संबंधित, सामाजिक पक्ष से संबंधित, संवेगात्मक पक्ष से संबंधित, यानी सभी पक्षों से संबंधित बालक में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सबका अध्ययन गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक उन सभी का अध्ययन किया जाता है। कौन से विषय के अंतर्गत? बाल विकास के अंतर्गत। और यही कहना किसका था? बर्क का। किसका कहना था? बर्क का कहना भी यही था।
बर्क ने कहा था कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो जन्म पूर्व अवस्था बोल दो गर्भावस्था, या बोल दो उसको प्रसव पूर्व अवस्था, एक ही बात है। तो बिल्कुल आगे हम बाल मनोविज्ञान की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसके पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बाल विकास को परिभाषित किया वो किसने किया है? बर्क ने किया है। किसने किया है? बर्क ने किया है। बर्क ने बाल विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अवस्था, कहां से? जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है बाल विकास। ये कहना था बर्क का। तो बर्क प्रथम मनोवैज्ञानिक है, प्रथम विद्वान है जिन्होंने बाल विकास को परिभाषित किया इन्होंने। तो जन्म पूर्व अवस्था बोल दो, प्रसव पूर्व अवस्था बोल दो, या गर्भावस्था बोल दो, एक ही बात है। तो जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। ये कहना है बर्क का। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो, बिल्कुल क्रो एंड क्रो ने कहा था कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भ धारण के प्रारंभ से, गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। कहां से कहां तक? गर्भावस्था के प्रारंभ से, गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक, गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक जितने भी विकास परिवर्तन होते हैं उन सभी का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है बाल विकास। तो इन्होंने कहां से माना है? गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक। अगली परिभाषा है ड्रेवर। बिल्कुल ड्रेवर ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। कहां से कहां तक? जन्म से लेकर के। इन्होंने जन्म से बात की है, जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा में किया जाता है कहलाता है बाल विकास। तो ड्रेवर ने बात की है जन्म से। कहां से बात की इन्होंने? जन्म से बात की इन्होंने, गर्भावस्था की बात नहीं की है, इन्होंने बात की है जन्म से। जन्म का मतलब होता है शेषावस्था, यानी जन्म के पश्चात। तो शेषावस्था या बोल दो जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा में किया जाता है वो कहलाता है बाल विकास। ये मानना किसका था? ड्रेवर का। किसका मानना था? ड्रेवर का। एक और परिभाषा देखते हैं मुनरो की। मुनरो ने बाल विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा में किया जाता है कहलाता है बाल विकास। कहां से कहां तक का अध्ययन? भ्रूणावस्था से, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन। यह कहना है ड्रेवर मुनरो का, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। इन्होंने परिपक्व अवस्था नहीं कहा, इन्होंने माना है इसको प्रौढ़ावस्था तक। कहां तक माना है? प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन इन्होंने माना है। कहां से लेकर के? भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है बाल विकास। एक और परिभाषा देखते हैं दोस्तों वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। वेबस्टर शब्दकोश, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार भ्रूणावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा में होता है वो बाल विकास कहलाता है। कहां से कहां तक? भ्रूणावस्था से परिपक्वावस्था तक। परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा में किया जाता है वो बाल विकास
कहलाता है। ये कहना वेबिस्टर, ये किसके अनुसार है? वेबिस्टर शब्दकोश के अनुसार। किसके अनुसार? वेबिस्टर शब्दकोश के अनुसार। अब देखिए मुनरो और वेबिस्टर शब्दकोश की जो भाषा है लगभग लगभग मिलती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुनरो ने तो माना है भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन। कहां से कहां तक? भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन। वेबिस्टर शब्दकोश के अनुसार भ्रूणावस्था से तो इन्होंने माना है, वेबिस्टर शब्दकोश के अनुसार भ्रूणावस्था से तो है, लेकिन कहां तक? परिपक्व अवस्था तक, यानी किशोरावस्था तक। और किशोरावस्था के बाद में अगली अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था। तो इसने तो माना है, मुनरो ने तो माना है भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन, लेकिन इस शब्दकोश के अनुसार, वेबिस्टर शब्दकोश के अनुसार है भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है बाल विकास। तो कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। भले ही लैंग्वेज एक जैसी हो, लेकिन आपको शब्दों पर फोकस करना है। यहाँ पर प्रौढ़ावस्था कहा गया और यहाँ पर परिपक्व अवस्था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो डेफिनेशंस है चाइल्ड डेवलपमेंट की वो कंप्लीटली आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ शब्दों पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? शब्दों पर फोकस करना है। बर्क ने कहा है जन्म पूर्व अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था बोल दो, गर्भावस्था बोल दो, प्रसव पूर्व अवस्था बोल दो, एक ही बात है। तो जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन क्या माना है बर्क ने? बाल विकास को जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन माना है। क्रो ने माना है गर्भावस्था से, गर्भावस्था के प्रारंभ से, कहां से? गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन। कहां से कहां तक? गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा में होता है वो बाल विकास है। कि किसका मानना था? क्रो का। ड्रेवर का मानना है कि जन्म से लेकर, कहां से? जन्म से। गर्भावस्था की बात नहीं कर रहे हैं, गर्भावस्था से नहीं माना इन्होंने कहां से माना है बाल विकास का अध्ययन? जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है बाल विकास। मुनरो का मानना है भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन। कहां तक का? प्रौढ़ावस्था तक इन्होंने माना है, परिपक्व अवस्था तक नहीं माना इन्होंने कहां तक माना है? प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है बाल विकास। वेबिस्टर शब्दकोश के अनुसार भ्रूणावस्था से लेकर कहां तक? परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत रखे हैं, ठीक है, अपने अपने मत इन्होंने रखे हैं। किसी ने गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन माना है, किसी ने जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन माना है, किसी ने गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन बाल विकास को माना है। लेकिन आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जो बाल विकास है वो कहां से कहां तक अध्ययन होता है? इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। कहां से कहां तक? गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था। यानी बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक के विकास का गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन, संपूर्ण विकास परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सा विषय है? बाल विकास। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है परिभाषा, गर्भावस्था से लेकर के कहां तक का अध्ययन होता है? परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन होता है। तो अगर सिंपल वे में आपसे पूछा जाए कि बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो कहां से कहां तक किया जाता है? गर्भावस्था से, या बोल दो गर्भधारण से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर किसी मनोविज्ञानी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आपको ये परिभाषा आपको ध्यान में होनी चाहिए। बर्क के अकॉर्डिंग जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था, क्रो के अकॉर्डिंग गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक, ड्रेवर के अकॉर्डिंग जन्म से परिपक्व अवस्था, मुनरो के अकॉर्डिंग भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था, वेबिस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था। तो मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपने अपने मत रखे, अपने अपने अकॉर्डिंग इन्होंने बाल विकास को परिभाषित किया। लेकिन सिंपली आपको ध्यान में होना चाहिए बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो एक सामान्य अर्थ हो गया बाल विकास का, ठीक है, एक सामान्य अर्थ हो गया। आगे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों वो है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इसको हम कंप्लीटली अब पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विकास के मुख्य रूप से 4 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 4 पक्ष विकास के होते हैं। पहला पक्ष हो गया शारीरिक पक्ष। कौन सा हो गया? शारीरिक पक्ष हो गया। ये ड्राइंग पर मत जाइए आप, आपको समझने की दृष्टि से आप देखिए ओनली। ये कौन सा पक्ष हो गया हमारा? शारीरिक पक्ष। कौन सा पक्ष हो गया ये? शारीरिक पक्ष, ठीक है।
दूसरा पक्ष जो है विकास का वो है मानसिक पक्ष। तो हमारे मस्तिष्क की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये कौन सा पक्ष हो गया? मानसिक पक्ष। सामाजिक पक्ष, समाज जिसके अंतर्गत सभी मिलजुल करके रहते हैं। ये कौन सा पक्ष हो गया? सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष। संवेगात्मक पक्ष, इसमें हमारे इमोशंस वगैरह आते हैं। जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न जब हम रहते हैं, तो हमारा चेहरा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, खिला हुआ रहता है। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा जो फेस होता है कुछ इस तरह का होता है। और जब हम सैड होते हैं तो हमारा चेहरा इस तरह से लटका हुआ रहता है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? संवेगात्मक पक्ष, इमोशंस, संवेगात्मक पक्ष। ड्राइंग पर नहीं जाना हमको, सिर्फ समझना है इसको, इस कॉन्सेप्ट को। तो विकास के मुख्य रूप से 4 पक्ष होते हैं: शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। अब देखिए, अगर समस्त पक्षों में जो परिवर्तन होता है, सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन, सभी पक्ष कौन कौन से? शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। तो सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है दोस्तों विकास। क्या कहलाता है? विकास। विकास क्या है? सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन, सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। अब सभी पक्षों में से अगर हम एक पक्ष को निकाल देते हैं, कौन से पक्ष को? शारीरिक पक्ष को। कौन से पक्ष को निकाल देते हैं? शारीरिक पक्ष को अगर हम निकाल देते हैं, तो शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अभिवृद्धि। क्या कहलाता है? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि बोल दो, वृद्धि बोल दो, विवृद्धि बोल दो, एक ही बात है। वृद्धि का ही जो वैज्ञानिक शब्द है, वृद्धि का ही जो मनोवैज्ञानिक शब्द है वो कौन सा? अभिवृद्धि है। तो सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन, समस्त पक्षों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है विकास। और सिर्फ एक पक्ष में, कौन से पक्ष में? शारीरिक पक्ष में, ठीक है। शारीरिक पक्ष, इसके अंतर्गत लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, शरीर का आकार बढ़ता है, वजन बढ़ता है। तो सिर्फ एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, कौन से पक्ष में? शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अभिवृद्धि। क्या कहलाता है? अभिवृद्धि। केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन। विकास तो क्या हो गया? सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन। अभिवृद्धि क्या हुई? केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों, अब अभिवृद्धि चूंकि केवल शारीरिक पक्ष में परिवर्तन हो रहा है, कौन से पक्ष में? शारीरिक पक्ष में, केवल एक पक्ष में परिवर्तन हो रहा है, तो अभिवृद्धि क्या हो गई? एक पक्षीय। अभिवृद्धि क्या हो जाएगी? एक पक्षीय। विकास के अंतर्गत सभी पक्षों में परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन से पक्षों में? शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। सभी पक्षों में परिवर्तन हो रहा है विकास के अंतर्गत। तो विकास क्या हो गया? बहुपक्षीय। विकास क्या हो गया? बहुपक्षीय। एक पक्षीय क्या हुआ? अभिवृद्धि। बहुपक्षीय क्या हो गया? विकास। अब चूंकि अभिवृद्धि एक पक्षीय है, अभिवृद्धि एक पक्षीय है, तो संकुचित अर्थ किसका हुआ? अभिवृद्धि का। संकुचित अर्थ किसका हुआ? अभिवृद्धि का। अभिवृद्धि क्या हो गई? संकुचित। और व्यापक अर्थ किसका हुआ? विकास का। अभिवृद्धि एक पक्षीय है, तो संकुचित अर्थ किसका हुआ? अभिवृद्धि का। और व्यापक अर्थ विकास है, क्योंकि विकास क्या है? बहुपक्षीय, सभी पक्षों से संबंधित है। व्यापक अर्थ किसका हो गया? विकास का हो गया। लंबाई, आकार,
भार, इन सब की बात किसके अंतर्गत होती है? अभिवृद्धि के अंतर्गत होती है। लंबाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना, भार का बढ़ना, इन सभी की बात किसमें होती है? अभिवृद्धि के अंतर्गत होती है। लेकिन विकास के अंतर्गत किसकी बात होती है? कार्यक्षमता की। किसकी बात होती है? कार्यक्षमता की बात किसमें होती है? विकास के अंतर्गत होती है। कार्यक्षमता का मतलब होता है किसी कार्य करने की योग्यता है, किसी कार्य करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसको हम कोई काम देते हैं, कोई काम हम करने के लिए देते हैं। अगर काम कौन सा देंगे? ऐसा नहीं हम काम कोई सा दे देंगे, बालक की आयु कम है लेकिन काम उसको उसकी आयु से भी बढ़ा दे रहे हैं। काम देना है कौन सा? उसकी आयु के अकॉर्डिंग, जो बालक आसानी से कर पाए। अगर हम बालक को उसकी आयु के अनुसार कोई काम देते हैं और बालक उस काम को कर पाता है तो हम कहते हैं कि बालक का विकास सही ढंग से हुआ है और सही दिशा में हुआ है। लेकिन वही कोई और दूसरा बालक, जैसे मान लीजिए कोई सा बालक मान लीजिए, अगर हम उसको उसकी आयु के अनुसार कोई काम देते हैं और यदि बच्चा उस काम को नहीं कर पाता है, काम करने में सक्षम नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस बालक का विकास गड़बड़ है। क्या है? इसका विकास गड़बड़ है, इसके विकास में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है, इस बालक का विकास सही ढंग से नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर के कार्य क्षमता की बात होती है किसके अंतर्गत? विकास के अंतर्गत। अब आप मेरे को बताइए, क्या वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को मापा में तोला जा सकता है? वृद्धि के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं, अभिवृद्धि के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं, क्या उनका मापन संभव है? तो यस, बिल्कुल उनका मापन संभव है। मापायम तोला जा सकता है। अभिवृद्धि के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या किया जा सकता है? मापायम तोला जा सकता है, मापा तोला जा सकता है। लेकिन विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उनका सीधा मापन संभव नहीं है, मापन संभव नहीं। विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उनका मापन संभव नहीं होता है। अभिवृद्धि का मापन संभव है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है। विकास का सिर्फ मूल्यांकन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मूल्यांकन किया जा सकता है। अब चूंकि अभिवृद्धि को मापायम तोला जा सकता है और जिसको मापायम तोला जा सकता है उसको कहते हैं परिमाणात्मक। क्या कहते हैं उसको? परिमाणात्मक। परिमाणात्मक बोल दो, संख्यात्मक बोल दो, मात्रात्मक बोल दो, एक ही बात है। तो अभिवृद्धि क्या हो गई? परिमाणात्मक। लेकिन विकास परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। विकास क्या होता है? परिमाणात्मक व गुणात्मक। यानी गुणों की भी चर्चा होती है किसके अंतर्गत? विकास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? विकास के अंतर्गत। परिमाणात्मक होती है अभिवृद्धि, क्योंकि मापायन तोला जा सकता है, मापन संभव होता है। तो जिनको मापायन तोला जा सकता है वो चीजें क्या होती है? परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक बोल दो, मात्रात्मक बोल दो, या बोल दो संख्यात्मक। जबकि विकास परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है बाह्य होता है। क्या होता है? बाह्य स्वरूप होता है। लेकिन जो विकास का स्वरूप होता है बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। विकास बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता है। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, लेकिन विकास को देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अनुमान लगाया जा सकता है इसके बारे में। अनुमान लगाया जा सकता है। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है लेकिन विकास को देखा नहीं जा सकता, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है, एक निश्चित समय तक होती है, उसके पश्चात रुक जाती है। यानी जो लंबाई होती है ना, हमारी लंबाई हमेशा बढ़ती ही नहीं रहती है, एक निश्चित समय तक लंबाई बढ़ती है, उसके बाद जो हमारी लंबाई होती है बढ़ना बंद हो जाती है। तो अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, उसके पश्चात ये रुक जाती है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, गर्भधारण से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है।
जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि के अंतर्गत विकास का भाव निहित नहीं होता है। अभिवृद्धि के अंतर्गत विकास का भाव निहित नहीं होता है, लेकिन विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि निहित होती है। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। क्या होती है? अभिवृद्धि निहित होती है। और विकास का प्रारंभ अभिवृद्धि से पहले ही हो जाता है। विकास का प्रारंभ अभिवृद्धि से पहले हो जाता है, अभिवृद्धि का बाद में प्रारंभ होता है, पहले विकास का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि के अंतर्गत विकास का भाव निहित नहीं होता है, लेकिन विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि का भाव निहित होता है। अभिवृद्धि के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन होते हैं, अभिवृद्धि के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन होते हैं वो कहलाते हैं रचनात्मक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? रचनात्मक परिवर्तन। रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों कहलाते हैं। रचनात्मक प्लस विनाशात्मक। रचनात्मक और विनाशात्मक। विनाशात्मक। अभिवृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन हमेशा कौन से होते हैं? रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। जबकि विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। अब देखिए, रचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं ना, वो होते हैं विवृद्धि सूचक। कौन से होते हैं? विवृद्धि सूचक। जबकि विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं हास्य सूचक। कौन से होते हैं? हास्य सूचक। हास्य का मतलब क्षति। तो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं हास्य सूचक और जो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो विवृद्धि सूचक होते हैं। तो अभिवृद्धि के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? विवृद्धि सूचक। कौन से कहलाते हैं? वो विवृद्धि सूचक। जबकि विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन विवृद्धि सूचक भी होते हैं और हास्य सूचक भी कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया अभिवृद्धि और विकास। बिल्कुल आपको यहां पर समझ में आया होगा, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। एक बार हम इसको देखते हैं। संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है विकास। और संपूर्ण सभी पक्षों में सिर्फ इस पक्ष को निकाल दे। कौन से पक्ष को? शारीरिक पक्ष को। तो शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अभिवृद्धि, केवल और केवल शारीरिक पक्ष में। तो शारीरिक पक्ष में परिवर्तन जो होता है वो कहलाता है अभिवृद्धि। अब चूंकि अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, तो अभिवृद्धि क्या हो गई? एक पक्षीय। अभिवृद्धि क्या हो गई? एक पक्षीय। और विकास बहुपक्षीय, यानी सभी पक्ष से संबंधित है विकास। तो विकास क्या हो गया? बहुपक्षीय। अब चूंकि अभिवृद्धि एक पक्षीय है, तो संकुचित अर्थ किसका हुआ? अभिवृद्धि का। और व्यापक अर्थ विकास का। लंबाई, आकार, भार, इन सब का बढ़ना, इन सभी की बात किसके अंतर्गत होती है? अभिवृद्धि के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? लंबाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना, भार का बढ़ना किसमें होती है? इस सभी की बात अभिवृद्धि के अंतर्गत होती है। लेकिन कार्य क्षमता की बात होती है किसमें? विकास में। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की योग्यता, इन सब की बात होती है किसके अंतर्गत? विकास के अंतर्गत। क्या अभिवृद्धि को मापायम तोला जा सकता है? तो बिल्कुल अभिवृद्धि को मापायम तोला जा सकता है। मापनीय होती है अभिवृद्धि, लेकिन विकास मापनीय नहीं होता है। विकास मूल्यांकन करने योग्य होता है। क्या होता है? मूल्यांकन करने योग्य होता है। अब जिसको मापायम तोला जा सकता है उसको कहते हैं परिमाणात्मक। क्या कहते हैं? परिमाणात्मक। परिमाणात्मक बोल दो, संख्यात्मक बोल दो, मात्रात्मक बोल दो, एक ही बात है। तो अभिवृद्धि क्या होगी? परिमाणात्मक, जबकि विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, यानी गुणों की बात होती है उसके अंतर्गत। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ठीक है, जबकि विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, ठीक है, अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, लेकिन विकास को देखा नहीं जा सकता, इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अभिवृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक होती है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, उसके पश्चात अभिवृद्धि रुक जाती है। लंबाई हमारी हमेशा बढ़ती ही नहीं रहती है, एक निश्चित आयु तक हमारी लंबाई बढ़ती है, उसके बाद में हमारी जो लंबाई बढ़ना जो होता है वो रुक जाता है। तो अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद ये रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि में विकास का भाव निहित नहीं होता है। अभिवृद्धि में विकास नहीं होता है, लेकिन विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि का भाव निहित होता है।
अभिवृद्धि के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन होते हैं वो कहलाते हैं रचनात्मक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। जबकि विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों कहलाते हैं। रचनात्मक परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। कौन से होते हैं? विवृद्धि सूचक होते हैं। जबकि जो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं वो हास्य सूचक होते हैं। तो वृद्धि के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो कहलाते हैं विवृद्धि सूचक, और विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं कहलाते हैं हास्य सूचक। कौन से कहलाते हैं? हास्य सूचक। तो दोस्तों ये तो हो गया वृद्धि एवं विकास की कंप्लीट चर्चा। कौन सी हुई? वृद्धि एवं विकास की जो संकल्पना थी, वृद्धि एवं विकास का जो अंतर था वो हमने यहां पर समझा है। इसके अलावा देखिए श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में जो परिवर्तन होते हैं उनको 4 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? श्रीमती हरलोक के अनुसार। श्रीमती हरलोक के अनुसार विकास क्रम के परिवर्तन। श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। पहला है आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुरानी आकृतियों का लोप, पुरानी आकृतियों का लोप हो जाना। और चौथा है इन्होंने नवीन आकृतियों का उदय, नवीन आकृतियों का तो बिल्कुल इन्होंने विकास क्रम में जो परिवर्तन घटित होते हैं उनको इन्होंने 4 भागों में बांटा है श्रीमती हरलोक ने। आकार में परिवर्तन, पहला है आकार में परिवर्तन। तो बिल्कुल आकार में परिवर्तन देखिए कैसे होता है। जब छोटा सा शिशु जब जन्म लेता है तो कितना सा होता है? बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है, हम उसको अपने हाथों में उठा लेते हैं। लेकिन जो जो शिशु का विकास होता जाता है, जो जो बड़ा होता जाता है तो कितना विशालकाय शरीर हो जाता है उसका। तो बिल्कुल क्या हो रहा है यहाँ पर? आकार में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। कौन सा है? अनुपात में परिवर्तन। जब छोटा सा बच्चा, जब छोटा सा शिशु जब जन्म लेता है तो उसका जो सिर होता है वो धड़ की अपेक्षा काफी बड़ा दिखाई देता है। जो नवजात शिशु होता है उसका जो सिर होता है वो धड़ की अपेक्षा काफी बड़ा दिखाई देता है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो नवजात शिशु होता है उसका जो सिर होता है संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है। तो नवजात शिशु का सिर उसके धड़ की अपेक्षा काफी बड़ा दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे जो जो विकास होता जाता है, शिशु बड़ा होता जाता है, तो उसका जो सिर का अनुपात है उसके धड़ की अपेक्षा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और जो उसका धड़ होता है वो काफी बड़ा दिखाई देता है। तो क्या हो रहा है यहां पर? अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। पुरानी आकृतियों का लोप, पुरानी आकृतियों का लोप। पुरानी आकृतियों का लोप से तात्पर्य जैसे मान लीजिए जो छोटा बच्चा होता है स्टार्टिंग में कौन से दांत आते हैं? उसके दूध के दांत आते हैं, जिनको हम अस्थायी दांत बोलते हैं, ठीक है। जो जो विकास होता है, शिशु बड़ा होता जाता है तो उसके जो दूध के दांत होते हैं उनमें क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। शिशु स्टार्टिंग में क्या करता है? घुटनों के बल चलता है, रेंग करके चलता है। तो इन क्रियाओं का भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? इन क्रियाओं का लोप हो जाता है। इसके अलावा पीनियल ग्रंथि और जो थाइमस ग्रंथि होती है इनका भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आगे जाकर ये भी लुप्त हो जाती है। तो क्या हो रहा है यहां पर? पुरानी आकृतियों का लोप, नवीन आकृतियों का उदय। बिल्कुल नवीन आकृतियों का उदय होता है। जो जैसे स्थायी दांत, अस्थायी दांत टूटते हैं, दूध के दांत टूटते हैं, तो जो नवीन दांत आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? स्थायी दांत। तो स्थायी दांतों का उदय हो रहा है, स्थायी दांत आ रहे नए। इसके अलावा जो किशोर होता है उसके दाढ़ी मूंछ का आना। तो यहां पर क्या हो रहा है? नवीन आकृतियों का उदय हो रहा है। तो श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में जो परिवर्तन होते हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। आकार परिवर्तन, जहां पर एक शिशु छोटा सा होता है बिल्कुल उसको हाथ में उठा लेते हैं, आगे जाकर के वही शिशु काफी विशालकाय हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा शिशु है, जन्म के समय उसका जो सिर होता है धड़ की अपेक्षा काफी बड़ा होता है, लेकिन विकास के फलस्वरूप धीरे धीरे उसका जो सिर होता है अपने सामान्य अनुपात में आने लगता है और जो धड़ होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। पुरानी आकृतियों का लोप हो जाना, जैसे दूध के दांत का टूट जाना, दूध के दांतों का लोप हो जाना, जो शिशु जो क्रियाएं होती है बचपन में उनका लोप हो जाना, ठीक है। जो कोमलता, नाजुकता शिशु के अंदर पाई जाती है उनका भी लोप हो जाता है धीरे धीरे। इसके अलावा नवीन आकृतियों का उदय, जो किशोर होता है उसके दाढ़ी मूंछ का आना,
स्थायी दांतों को आना, ठीक है। तो पुरानी आकृतियों क्या होता है, उदय होता है। तो श्रीमती अलोक ने 4 भागों में बांटा है विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा है विकास का अर्थ, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषाएं और वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, जिसके अंतर्गत हमने जाना है वृद्धि एवं विकास का अर्थ और वृद्धि और विकास में अंतर। और इसके बाद हमने पढ़ा है श्रीमती अलोक के अनुसार विकास क्रम में होने वाले 4 परिवर्तन जो इन्होंने बांटा है 4 भागों में, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी आकृतियों का लोप हो जाना और नवीन आकृतियों का उदय। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।